अपने जीवाणुओं के बारे में पढ़ रहे थे। जीवाणुओं का वर्गीकरण टॉपिक शुरू किया था। जीवाणुओं के वर्गीकरण के लिए अपने पास बुक है बर्जियस मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। ये जीवाणुओं के वर्गीकरण की क्या है, सबसे बढ़िया बुक है। जीवाणुओं का वर्गीकरण है वो बर्जियस मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, जो ये बुक है ना, इस बुक में के जीवाणुओं का वर्गीकरण है वो सबसे बेस्ट तरीके से किया गया है। इस बुक का प्रथम एडिशन है वो 1923 के अंदर आया था। बुक का नाम क्या है, बर्जियस मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। पर 1983 में क्या है, इस बुक का नाम बदल दिया था। 1983 में इस बुक का नाम क्या किया था, बर्जियस मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी, इस बुक का नाम रख दिया था। में इस बुक का नाम क्या रख दिया था, बर्जियस मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी। जो बैक्टीरिया है, जो इसका वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, सबसे बेस्ट बुक है अपनी बर्जियस मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। इस बुक का प्रथम एडिशन कब आया था, 1923 में आया था। फिर 1984 में इसका नया एडिशन भी है, इसका नाम भी बदल दिया गया था। इसके अंदर क्या गया, डिटरमिनेटिव की जगह क्या कर दिया गया, सिस्टेमेटिक किया था। इसका नया नाम क्या हो गया, बर्जियस मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी। नोट कर लो बुक का नाम, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर अपने को पता होना चाहिए कि जीवाणुओं का वर्गीकरण है, जीवाणुओं के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। नोट कर लो, बर्जियस मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, जो 1923 में प्रथम एडिशन आया था। 1984 में इस बुक का नया नाम कर दिया था, बर्जियस मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी। अब एक साइंटिस्ट हुए थे अपने कार्ल बूस ने क्या किया था, 1990 में क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम है ना, 16 आरएनए के आधार पर क्या है कि बैक्टीरिया का वर्गीकरण किया था। इसमें इन्होंने क्या कि कार्ल बूस ने बैक्टीरिया को 3 भागों में बांटा था, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकेरिया। यूकेरिया के अंदर इन्होंने क्या है कि कवक है, प्रोटिस्टा है, इन्हों को क्या है कि इन्होंने यूकेरिया के अंदर रखा था। यूबैक्टीरिया के अंदर क्या है कि अपने बैक्टीरिया को क्या है कि शामिल किया था। वो अपने भी पढ़ेंगे, नोट कर लिया सभी ने क्या। जीवाणुओं के वर्गीकरण के अंदर अपने जीवाणुओं के वर्गीकरण की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, बर्जियस, पीछे 2-3 बार ड्रॉप में याद हो जाएगी, बर्जियस मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। तो इसका प्रथम एडिशन कब आया था, 1923 में। पर 1984 में इसका क्या नाम बदल दिया गया और नया एडिशन आया था, उसमें इसका नाम क्या रखा था, बर्जियस मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी। आप 5-7 बार के इसको रिपीट करोगे तो नाम याद हो जाएगा। अब अगला लिखो, कार्ल बूस। कार्ल बूस वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1990 में क्या किया था, बैक्टीरिया में राइबोसोम है ना,
राइबोसोम में स्थित सोलह आरएनए के आधार पर क्या है के आधार पर वर्गीकरण किया था। कार्ल बूच वैज्ञानिक थे, 1990 में क्या कहते हैं, राइबोसोम में उपस्थित 16 आरएनए के आधार पर वर्गीकरण किया था। इन्होंने क्या किया था भाई, तीन भागों में बांटा था। फर्स्ट तो बांटा था यू बैक्टीरिया, दूसरा बांटा था आर्की बैक्टीरिया, तीसरा था यूकेरिया। यूकेरिया है, इसके अंदर इन्होंने कवक, जंतु, पादप और प्रोटिस्टाइन को शामिल किया था। यूकेरिया के अंदर इन्होंने किनको कवक, पादप, जंतु और इनको क्या किया, यूकेरिया के अंदर शामिल किया था। जो अपने यू बैक्टीरिया थे, यू बैक्टीरिया में अपने क्या है कि जीवाणुओं को शामिल किया था। यानी जितने भी क्या है कि मोनेरा जगत है ना, इसमें दोनों को, आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया ने मोनेरा जगत को क्या शामिल किया था, इसलिए लिख लो मोनेरा जगत में कैसे भी आ जाएंगे। कार्ल बूच वैज्ञानिक ने क्या किया था, अभी 1990 में क्या किया था, राइबोसोम में उपस्थित 16 आरएनए के आधार पर क्या किया था, वर्गीकरण किया था, जिसमें तीन भागों में बांटा, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यूकेरिया। यूकेरिया के अंदर इन्होंने कवक हो गए, जंतु हो गया, पादप हो गया, प्रोटिस्टा जगत हो गया, इसमें क्या है कि यू बैक्टीरिया के अंदर शामिल किया था। बाकी जो अपना मोनेरा जगत है उसको उन्होंने यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में किया था। मुख्यतः अपने जीवाणु इसमें यू बैक्टीरिया के अंदर शामिल किया था। अपने एग्जाम में आ सकते हैं भी, कार्ल बूच वैज्ञानिक के आधार पर यू बैक्टीरिया के अंदर निम्न में से कौन सा जगत या शामिल है, इसमें क्या है कि कवक, जंतु, पादप और एक जीवाणु दे देंगे, निम्न कौन सा शामिल नहीं है, तो जीवाणु क्या है, शामिल नहीं होगा। नोट कर लो इसको। जीवाणुओं के वर्गीकरण की बेस्ट बुक थी, वो मैंने आपको लिखा दी। अब अपने एक वैज्ञानिक थे कार्ल बूच, उसके साथ पर लिख दिया। अब अपने अगली हेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पर नोट करो, फिर बताएंगे कि जीवाणुओं का वर्गीकरण। ये भी है सभी ने। अब अगली हेडिंग डालो। अब अपने क्या है कि एक्चुअल में जो जीवाणु का क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट लिखो 80 ग्राम के 80 ग्राम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैक्टीरिया को क्या दो भागों में बांटा था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अपने पढ़ते हैं ना, वो 80 ग्राम वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1984 में 1984 के अंदर क्या है कि जीवाणुओं को दो भागों में बांटा था। एक तो बांटा था ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम नेगेटिव जीवाणु।
अपने जो भी जितने भी क्या है जीवाणु है ना, जो जीवाणुओं के द्वारा बैक्टीरिया रोग लगते हैं पादपों में, वो अधिकांश कौन से होते हैं? ग्राम नेगेटिव जीवाणु भी होते हैं। ये तो आपको पता भी होगा। ग्राम पॉजिटिव क्या है कि 3-4 बैक्टीरिया ही है, जैसे क्लेवेक्टर हो गया, बेसिलस हो गया, लेप्टिसोमाइनिया हो गया, ये 4 ही है, 3-4 ही है बस ग्राम पॉजिटिव। बाकी सारे अपने क्या है कि अधिकांश पादप रोग है ना, वो ग्राम नेगेटिव के अंदर ही आते हैं। हेडिंग डालो, फर्स्ट हेडिंग डालो 80 ग्राम। वैज्ञानिक का नाम है 80 ग्राम ने 1984 में 80 ग्राम ने 1984 में ग्राम स्टेनिंग के आधार पर ग्राम स्टेनिंग के आधार पर जीवाणुओं का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण ग्राम स्टेनिंग STAI होने बीच में ING के आधार पर इन्होंने क्या कि जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा था। एक तो बांटा था ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, दूसरा बांटा ग्राम नेगेटिव जीवाणु। हेडिंग डालोगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम नेगेटिव जीवाणु। अपने जो अधिकांश पादपों में जो रोग होते हैं ना, वो ग्राम नेगेटिव जीवाणु के द्वारा ही होते हैं। अब इस ग्राम स्टेनिंग करने पर क्या है कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है ना, इसमें क्या है कि ग्राम स्टेनिंग करने पर जीवाणु का क्या है कि नीला रंग आता है, नीला यानी ब्लू कलर आता है। अपने पहचान कैसे करेंगे? अभी ग्राम पॉजिटिव जीवाणु ग्राम स्टेनिंग करेंगे ना, तब ग्राम पॉजिटिव जीवाणु का रंग क्या है कि नीला आता है। और ग्राम नेगेटिव में क्या है कि अपने ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करने पर गुलाबी या लाल रंग आता है, गुलाबी या लाल रंग आता है। ग्राम पॉजिटिव जो हमने पढ़ा था, इसके अंदर कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका भित्ति भी होती है और ग्लाइकोकैलिस भी होती है। तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के अंदर क्या है कि कोशिका भित्ति होती है, वो क्या होती है? मोटी होती है। कोशिका भित्ति क्या है? मोटी होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। और कोशिका भित्ति मोटी होती है, प्लस में क्या है कि कोशिका भित्ति होती है एक स्तरीय होती है। और कोशिका भित्ति में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टिकोइक अम्ल पाया जाता है। टिकोइक अम्ल पाया जाता है। जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है ना, इनकी कोशिका भित्ति में क्या है कि पेप्टिडोग्लाइकिन और म्यूरिन की मात्रा क्या है? अधिक होती है। पेप्टिडोग्लाइकिन आपने पढ़ा था, अभी जीवाणु की कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन या म्यूरिन या म्यूरामिक अम्ल या म्यूकोपेप्टाइन,
इनके अंदर मैंने आपको बताया कि कौन सी शत्रुता मुख्यतः पाई जाती है, और उसके अंदर भी मैंने आपको आगे बताया था क्या है कि पेप्टोग्लाइकिन या म्यूरिन क्या है कि अधिक पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकिन है, पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन। अब क्या है कि अपने ग्राम नेगेटिव में क्या कोशिका वृद्धि इधर मोटी है, इधर क्या हो जाएगी पतली। इसका उल्टा हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव में कोशिका वृद्धि पतली है, इधर क्या हो जाएगी कोशिका वृद्धि पतली हो जाएगी। इधर क्या है कोशिका एक स्तरीय है, इधर क्या हो जाएगी द्विस्तरीय। टिकोई कमल पाया जाता है, इधर टिकोई कमल अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है टिकोई कमल। इधर क्या है पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो इधर लिख देना कम मात्रा पाई जाती है, मात्रा। ये बने क्या है कि 80 ग्राम वैज्ञानिक ने 1984 में क्या है कि ग्राम स्टैंडिंग के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण किया था। दो प्रकार से बांटा था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया कि 80 ग्राम वैज्ञानिक ने सॉरी 1884 है, 1984 नहीं है, 1884 है भी, 1884 में उतार दिया क्या सभी ने? इधर वाले उतार लो पहले। अपने क्या है कि ग्राम अधिकांश पादपों में क्या है कि जो रोग होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, वो क्या है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ना वो बहुत कम मात्रा में क्या अपनी पादपों में रोग फैलाते हैं। ग्राम पॉजिटिव लिख लो, उच्च पादप रोग जीवाणु क्या है कि पादपों में जो कुछ ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जो रोग फैलाते हैं वो ऐसे लिख लो, रोग जनित जीवाणु। क्लेवीबैक्टर, क्लेवीबैक्टर
Bacillus streptomycin लिप्सोनिया जाइली एक हो गया लेप्सोनिया जाइली क्लेविबैक्टर जीवाणु, बेसिलस जीवाणु, स्ट्रेप्टोमाइसिस जीवाणु, लेप्सोनिया जाइली जीवाणु, ये क्या है कि पादपों में रोग फैलाने वाले क्या है कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के उदाहरण है। क्लेविबैक्टर हो गया, बेसिलस हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया और लेप्सोनिया जाइली हो गया। स्ट्रेप्टोमाइसिस है, ये क्या है कि चार क्या है कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है जो पादपों में रोग फैलाते हैं अपने, और बाकी जितने भी है अधिकांशतः क्या है कि पादपों में जो रोग फैलाते हैं जीवाणु वो क्या है कि ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणु अधिकांश पादप रोग जनित जीवाणु क्या है कि ग्राम नेगेटिव के अंदर आते हैं। जीवाणु क्या है कि ना ग्राम नेगेटिव होते हैं, तो ये अधिकांश पादप रोग जनित जीवाणु है वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है उसके नाम लिखा देता हूं मैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ज़ैंथोमोनास स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, ज़ैंथोमोनास, स्यूडोमोनास, राइजोबियम हो गया अपना राइजोबियम, राइजोबियम हो गया। कैंडिडस लिब्रोबैक्टर हो गया, कैंडिडस लिब्रोबैक्टर। ये मुख्य है कि इनमें से अधिकतर क्या एक्टिवेशन पूछा जाता है। ये जो शुरुआत में 5 लाइन इसमें इंपॉर्टेंट ये डालना, एग्रोबैक्टीरियम हो गया, ज़ैंथोमोनास हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, राइजोबियम हो गया, कैंडिडस लिब्रोबैक्टर हो गया। इनसे क्या है कि अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये लगभग देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो अपने यूरेनिया हो गया, यूरेनिया, सेरेसिया, यूरेनिया सेरेसिया, इसके अलावा एक और जाइला फास्टिडोसा, जाइला फास्टिडोसा, फास्टिडोसा, फास्टिडोसा।
इसके अलावा एक राल्स्टोनिया हो गया, राल्स्टोनिया। राल्स्टोनिया ये क्या है कि अपने ये ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव तो ओनली 4 ही है, पर ये 2 लिखे नहीं मैंने, ये ग्राम नेगेटिव है ये। अपने ग्राम में अधिकांश पादपों में अपने जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। इसमें से अपने मुख्यतः इंपॉर्टेंट है वो एग्रोबैक्टीरियम हो गया, जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, राइजोबियम और कैंडिडस लिब्रोबैक्टर। ये अपने इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना, बाकी याद रहे या ना रहे पर इनको जरूर याद रखना। इधर अपने हो गए बेसिलस हो गया, क्लेबेक्टर हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया, 3 जरूर याद रखना, नोट कर लो। इनमें से केवल एग्जांपल दे आ जाते हैं क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, कौन सा ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ज्यादातर अपने आप और याद रहे पर जो ग्राम पॉजिटिव है ना 4 इनको याद रखना, बाकी अपने अंदाजा लगा सकते हो, बाकी क्या है ग्राम नेगेटिव के अंदर आएंगे। अब अगला अपना वर्गीकरण है वो आकार की यानी मॉर्फोलॉजी के आधार पर है। हेडिंग डालो आकारिकी के आधार पर वर्गीकरण या मॉर्फोलॉजी के आधार पर वर्गीकरण। जीवाणुओं का आकारिकी के आधार पर वर्गीकरण। मौका मॉर्फोलॉजी के आधार पर इसमें अपने को क्या है जीवाणुओं क्या है कि जीवाणुओं को आकारिकी के आधार पर 4 भागों में बांटेंगे। पहला है अपना कोकस। कोकस में क्या होता है कि ये जीवाणु होते हैं क्या गोलाकार होते हैं। कोकस में जो जीवाणु होते हैं क्या गोलाकार जीवाणु आते हैं, गोलाकार जीवाणु होते हैं। पहला अपना कौन सा है कोकस। दूसरा है ना बेसिलस। बेसिलस में जीवाणु वो क्या छड़ाकार आकार के जीवाणु होते हैं, छड़ाकार या रोड शेप।
इसमें एक लाइन लगा के लिखना भी अधिकांश पादप जीवाणु जो रोग होते हैं वो सड़ाकार होते हैं। इंपॉर्टेंट ले लेना, अधिकांश पादप रोग जनित जीवाणु सड़ाकार होते हैं, सड़ाकार शेप में होते हैं, सड़ाकार आकार में होते हैं। इंपॉर्टेंट लिखना है, लाइन नोट लगा के लिखना, बेसिलस। तीसरा अपना स्पाइरिलियम, स्पाइरिलम, स्पाइरिलम बैक्टीरिया। इसमें क्या है कि स्पाइरल आकार के क्या जीवाणु होते हैं, स्पाइरल या स्पाइरल आकार के जीवाणु होते हैं। और लास्ट है अपना विब्रियो, विब्रियो बैक्टीरिया। विब्रियो इसमें के कौमा आकार के जीवाणु होते हैं, कौमा आकार के। कौमा आकार की मतलब समझ गए होंगे कि इस आकार के क्या जीवाणु होते हैं, छटाकार वैसे हो गए, गोलाकार गोल हो गए। और स्पाइरिलियम में स्पाइरल आकार के जीवाणु के इस तरह से इस प्रकार के होते हैं स्पाइरिलियम। ये अपने जीवाणु का आकार किया मॉर्फोलॉजी के आधार पर जीवाणु में कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, कोकस, बेसिलस, स्पाइरिलियम और विब्रियो। अपने जो अधिकांश पादप रोगजनक जीवाणु किस प्रकार के होते हैं, बेसिलस में छड़ाकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो, नोट कर लो। जीवाणुओं का आकार की धातु वर्गीकरण। कर लिया नोट, जीवाणुओं का आकार के धातु वर्गीकरण। अब अपने क्या है कि हेडिंग डालो भी कोकस के धातु पे अपने क्या है कि जीवाणुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो जो गोलाकार कोशिका जीवाणु है ना, इसको अपने आगे 3-4 भागों में वर्गीकरण और करेंगे, सॉरी 3-4 भागों में आगे और बांटेंगे। अगले हेडिंग डालो कोकस के धातु वर्गीकरण या गोलाकार के धातु वर्गीकरण। हेडिंग क्या है, कोकस के धातु वर्गीकरण। गोलाकार के धातु। फर्स्ट है माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस
उसमें क्या है कि एकल जीवाणु कोशिका हो, उसको अपने क्या बोलेंगे, माइक्रोकोकस। एकल जीवाणु कोशिका, एकल मतलब जैसे जीवाणु कोशिका क्या है, एक ही हो, इसको अपने क्या बोलेंगे, एकल या माइक्रोकोकस। दूसरा अपना डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस इसमें क्या है कि जीवाणु कोशिका है कि समूह में हो, समूह मतलब इस तरह दो जीवाणु आपस में जुड़े हो, उसको क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस। जीवाणु कोशिका क्या है, समूह में हो, जीवाणु कोशिका समूह में हो, समूह में, उसको अपने क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस। ये इसको बोलो, सॉरी, जीवाणु कोशिका नहीं, गोलाकार कोशिका, गोलाकार कोशिका, एकल गोलाकार कोशिका हो। दूसरे में लिखना गोलाकार कोशिका के, गोलाकार कोशिका के जोड़ों में उपस्थित हो, जोड़ों में उपस्थित हो। जोड़ों मतलब समझ गए, दो कोशिका क्या है इस तरह आपस में जुड़ी हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस। दो कोशिकाएं क्या है कि आपस में जुड़ी हुई हो जोड़ों में, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस। ये गोलाकार कोशिका के जोड़ों में उपस्थित हो। तीसरा अपना स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है कि गोलाकार कोशिका है कि श्रृंखला में हो, उसके श्रृंखला में उपस्थित हो। गोलाकार कोशिका के श्रृंखला में उपस्थित हो, किस तरह भी, इस तरह एक लंबी श्रृंखला में उपस्थित हो, इसको अपने क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। अगला है टेट्राकोकस। टेट्राड कोशिका में क्या होगा कि जब चार गोलाकार कोशिका समूह में उपस्थित हो, क्या है कि चार गोलाकार कोशिका क्या है समूह में उपस्थित हो, कोशिका समूह में उपस्थित हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, टेट्राड कोशिका। यानी चार कोशिका मतलब 1 2 3 4, चार कोशिका क्या है कि समूह में उपस्थित हो, उसको बोलेंगे अपने टेट्राकोकस। यानी चार गोलाकार कोशिका समूह में उपस्थित हो। नोट कर लो विचारों को। टेट्राड TEA एक और 5 लिख लो, स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस स्टेफिलोकोकस में क्या होगा, गोलाकार कोशिका है ना, वो क्या है कि अंगूर के गुच्छों के समान हो, उसको बोलेंगे स्टेफिलोकोकस। क्या है कि गोलाकार कोशिका, गोलाकार कोशिका अंगूर के गुच्छों के समान हो, अंगूर के गुच्छों के समान। उसको क्या बोलेंगे, स्टेफिलोकोकस।
अंगूर के गुच्छों के समान। अंगूर के गुच्छों के मतलब समझ गए होंगे अपन क्या है कि गोलाकार कोशिका यानी वो इस तरह अंगूर के गुच्छों के समान उपस्थित होनी चाहिए। इसको अपने क्या बोलेंगे, स्टेफिलोकोकस बोलेंगे, स्टेफिलोकोकस। कोकस गोलाकार के दर पर क्या है कि अपने जीवाणुओं के 5 भागों में एक भाग और अपना सार्सिना, उसमें क्या है कि 4 गोलाकार कोशिकाएं होती है ना, उसको क्या है कि घनाभाकार नोट कर लिया क्या। फर्स्ट माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस में क्या है, जब एक कल गोलाकार कोशिका उसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोकोकस। जब 2 कोशिकाएं जोड़ों में उपस्थित हो उसको बोलेंगे डिप्लोकोकस। जब के गोलाकार कोशिकाएं श्रृंखला में उपस्थित हो उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। जब 4 गोलाकार कोशिका के समूह में उसे बोलेंगे टेट्राकोकस। जब कोशिका के कि गोलाकार कोशिका अंगूर के गुच्छों के समान हो उसको बोलेंगे स्टेफिलोकोकस। गोलाकार कोशिका अंगूर के गुच्छों के समान हो। एक अगला अपने सार्सिनियोकोकस, उसमें क्या हुई, 4 गोलाकार कोशिका है कि विभाजित होकर घनाभाकार पेट के रूप में हो जाती है, उसको बोलेंगे सार्सिना। पहले आप ये नोट करो, बाद में लिखा दूंगा। कोकस के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। अगले छठा है सार्सिना। जब टेट्राड को गोलाकार कोशिका, जब टेट्राड गोलाकार कोशिका विभाजित होकर घनाभाकार पैकेट बनाती है, बना लेती है, तो सार्सिना कहलाती है। ये सार्सिना कहते हैं क्या कि जब टेट्राड गोलाकार कोशिका क्या है कि विभाजित होकर घनाभाकार पैकेट बना लेती है, तो इसे क्या कहते हैं, सार्सिना। घनाभाकार मतलब ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, सार्सिना, सार्सिनाकोकस। ये था अपना कोकस के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। 6 प्रकार के पढ़े थे अपने, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राकोकस, स्टेफिलोकोकस और सार्सिनाकोकस। लिख लो सार्सिना। जब टेट्राड गोलाकार कोशिका विभाजित होकर घनाभाकार पेट बना लेती है। अगला हेडिंग डालो अपने फ्लैजिला के आधार पर वर्गीकरण।
अगला वर्गीकरण है अपना फ्लैजेला यानी कशाभिका के आधार पर। फ्लैजेला के आधार पर जीवाणुओं का प्रकार। फ्लैजेला के आधार पर पहला लिखो मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस मोनोट्राइकस कोकस, मोनोट्राइकस दूसरा अपना एम्फीट्राइकस, दूसरा है अपना एम्फीट्राइकस, तीसरा है अपना सिक्लोट्राइकस, सिक्लोट्राइकस, सिक्लोट्राइकस सिक्लोट्राइकस। मोनोट्राइकस के अंदर क्या होता है, जब जीवाणु में क्या है कि कशाभिका है कि एक कशाभिका किसी एक सिरे पे हो, इसको अपने क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में क्या होता है भी, ये क्या है अपना जीवाणु है, इस जीवाणु पे क्या है कि एक सिरे पर एक फ्लैजेला उपस्थित होना, इसको बोलेंगे अपने मोनोट्राइकस। दूसरा अपने क्या है, एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस जीवाणु के दोनों सिरों पर क्या है कि एक फ्लैजेला उपस्थित हो, इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। सिक्लोट्राइकस में क्या होगा, जीवाणु के क्या है कि एक ही सिरे पर कई सारी क्या है कि फ्लैजेला उपस्थित हो, इसको अपने क्या बोलेंगे, सिक्लोट्राइकस। और जब दोनों जीवाणु के सिरों पर क्या है कई सारी हो, इसको बोलेंगे अपने लोफोट्राइकस। आगे बढ़ेंगे वो लोफोट्राइकस क्या होगा कि दोनों सिरों पर कई सारी फ्लैजेला तो उसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। पहला मोनोट्राइकस, इसमें लिखो भी जीवाणु के एक सिरे पर केवल एक फ्लैजेला या कशाभिका उपस्थित हो। मोनोट्राइकस में लिखो जब जीवाणु के किसी एक सिरे पर फ्लैजेला उपस्थित हो, फ्लैजेला या कशाभिका उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे अपने मोनोकोकस। इस तरह डायग्राम बना लेना। एम्फीट्राइकस में लिखो जब जीवाणु के दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजेला उपस्थित हो, एक एक फ्लैजेला उपस्थित हो या कशाभिका उपस्थित हो। डायग्राम एनालिसिस, ये अपना बैक्टीरिया है। सिक्लोट्राइकस में लिखो कि जब जीवाणु के
सिरे पर बहुत सारी फ्लैजिला तो फ्लैजिला या कसबिका के उपस्थित हो डायग्राम जैसे ये एक सिरे पर क्या है फ्लैजिला उपस्थित हो सिक्लोट्राइकस नोट कर लो इसको फिर आगे अगला है लोपोट्राइकस लोपोट्राइकस में क्या होगा कि जीवाणु के दोनों सिरों पर कई सारे फ्लैजिला उपस्थित हो उसको क्या बोलेंगे लोपोट्राइकस लिख लिया चार नंबर लिखो लोपोट्राइकस लोपोट्राइकस में लिखो जब जीवाणु के दोनों सिरों पर बहुत सारी फ्लैजिला उपस्थित हो जैसे ये बना के बैक्टीरिया है इसके दोनों सिरों पर के फ्लैजिला उपस्थित हो अगली अपनी पेरिट्राइकस पेरिट्राइकस में क्या है कि जीवाणु के चारों ओर फ्लैजिला उपस्थित हो उसको अपन क्या बोलेंगे पेरिट्राइकस अगली पांचवी अपनी पेरिट्राइकस जीवाणु के चारों ओर फ्लैजिला उपस्थित हो फ्लैजिला उपस्थित हो जैसे ये जीवाणु इसके चारों ओर के फ्लैजिला उपस्थित हो उसको क्या बोलेंगे पेरिट्राइकस पेरिट्राइकस का मतलब है कि इतने जीवाणु है इसके चारों ओर क्या है कि फ्लैजिला या कशेरुका उपस्थित हो उसको अपन क्या बोलेंगे पेरिट्राइकस अब लास्ट हो सकती है अपनी एट्राइकस या इसे लिख लो एट्राइकस जबकि अपने जीवाणु पे क्या भी फ्लैजिला अनुपस्थित हो
फ्लैजेला के अनुपस्थित उसको क्या बोलेंगे? एट्राइकस। फ्लैजेला अनुपस्थित हो इसको क्या बोलेंगे अपने? एट्राइकस। ये अपने क्या है कि जीवाणुओं का वर्गीकरण क्या है, आज अपना कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लो। एट्राइकस यानी वो जीवाणु जिसमें क्या है? फ्लैजेला अनुपस्थित हो।